मैं सैयद नूर का मुखालिफ था, सख्त मुखालिफ, और हमेशा सरेआम उसकी मुखालफत करता था। जब पैसेंजर फिल्म लगी तो मेरे पास शूट में आने का, जब रिलीज़ हो रही थी तब भी मेरे पास कैपिटल सन में पहुंचने के लिए रिक्शे का किराया नहीं था, मैं ओमनी बस में गया था। फिर जब फिल्म सुपर हिट हो गई तो मुझे प्रोड्यूसर गाड़ी में छोड़ने आया, और उसके बाद फिर मेरे नीचे गाड़ियाँ ही रहीं। और 8 अगस्त को फिल्म रखी और 11 के 12 अगस्त को मैंने गाड़ी ख़रीद ली। आपको पता है ये इंडस्ट्री को आज भी लोग इवन मौलवी तो बिल्कुल आपको पता कहते हैं ये गुनाह है, बहुत बड़ा जुर्म है, और ये है वो है, और जो बाकी सोसाइटी के लोग हैं जो अनपढ़ लोग वो भी हमें कोई इतना अच्छा नहीं समझते। बाज़ार हुस्न तो साहब जी अगर आप इसकी हिस्ट्री देखें, ये नेगेटिव चीज़ नहीं थी, ये एक एकेडमी थी बाकायदा। मौला जट में आसिया बेगम को जो रोल मिला था दारुल नथनी के मुकाबले में, वो रोल मायरा जी को नहीं मिला। मायरा खां और फवाद खां दोनों जो थे, मौला जट में भी सुल्तान राय का किरदार इतना मजबूत नहीं था जितना नूरी नाथ का था। सुल्तान राय बुराई नहीं करते थे, लेकिन सुल्तान राय की भी कोई बुराई नहीं करता था। सैमा जी की हर औरत ने बुराई की, इसके बावजूद उसने किसी की बुराई नहीं की। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ई जुल्फ़कार और आप देख रहे हैं डॉक्टर ई जुल्फ़कार डिजिटल, और सिलसिले का नाम है गल सुन्नी माए मेरिए। और हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम मौजूद है, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि एशिया का एक बहुत बड़ा नाम मौजूद है, और हमें एक लेजेंडरी मूवी जिन्होंने दी और पूरी दुनिया के अंदर उसका बहुत नाम हुआ, फिर उसका दोबारा रीमेक भी हुआ, मौला जट। अब की जनरेशन भी जानती है और पुरानी जनरेशन तो डेफिनेटली जानती ही थी। 400 से ज़्यादा फिल्में लिख चुके हैं और बहुत बड़ा नाम हमारे साथ मौजूद है। नासिर अदीब साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर कैसा सफ़र रहा आपका अब तक का? यहाँ तक पहुँचने का या फिल्म इंडस्ट्री का ज़िंदगी का सफ़र? ये सफ़र तो बहुत आसान था, क्योंकि आपने वो जो वाइट नोज़ किया उसकी रहनुमाई में चला आया, तो रास्ते में सोचता भी रहा कि अगर इंसान को सही रहनुमा मिल जाए, रास्ता दिखाने वाला, तो आदमी मंजिल तक बड़ी आसानी से पहुंच जाता है। और ये भी एहसास हुआ कि वाकई एक रहनुमा चाहिए, जिसको हम वो कहते हैं ना कि उस्ताद कह लें, रहनुमा कह लें, लेकिन शर्त यह है कि रहनुमा सही रास्ता बताने वाला हो, तो फिर आदमी पहुंच जाता है। वो पहुंच गया था। लेकिन ये जो फिल्म इंडस्ट्री का सफ़र है, ये तो जी मेरा बड़ा मुश्किल है इस वास्ते कि मेरी तो कोई पहचान नहीं थी, कोई शनाख्त नहीं थी, कोई स्टेज नहीं थी मेरी, कोई रेफरेंस नहीं था। लेकिन आपके बच्चे कल कहीं भी जाएंगे तो आपका नाम लेंगे, मैं उनका बेटा हूँ, मैं जुल्फ़कार का बेटा हूँ, हमारा ये है वो है। एक बनी बनाई स्टेज उस आपके बच्चे को या बच्ची को मिलेगी। तो मेरे पास वो रेफरेंस ही कोई नहीं था, सिवाय इसके कि मेरे पास डिग्री थी, MA किया हुआ था, लेकिन ये शौक़ था। फिल्म इंडस्ट्री में शौक़ तो नहीं था, मशहूर होने का शौक़ था, तो वो इस रास्ते पे आ गया। बस उसके बाद ना पूछें कि मेरे साथ क्या हुआ। अब देखें, मैं लड़का था, लड़की होती तो सारे दफ्तर में फ़ौरन बुला लेते। अब लड़का था, लड़के को कौन पूछता है। ये नहीं कि इस इंडस्ट्री में कहीं भी, तो अगर कोई दफ्तर है मिसाल के तौर पर, वहाँ 2-3 कैंडिडेट आए हैं, उसमें एक तरफ 2 लड़कियाँ और एक तरफ 2 लड़के हैं, तो जो इंटरव्यू लेने वाले हैं उसने की पहली चॉइस ये होगी कि यार लड़कियाँ अगर अच्छी हो तो ये रख लेंगे, लड़कों को छोड़ो, गोली मारो, खा वो ज़्यादा ज़रूरतमंद हो। ये एक अजीब सी नफ्सियात है, और ये आज की नहीं, ये शुरू सी है। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि जो मसाइल हमारे आज है ना, मैंने तो चूँकि हिस्ट्री के मैं स्टूडेंट और बड़े शौक़ से पढ़ता हूँ, बहुत मुताला किया मैंने। आप ये यकीन करें कि जो रोमन दौर में जिसमें सुकरात थे, अरस्तु थे, जब दिए की रोशनी में लोग पढ़ते थे, उस दौर में जो प्रॉब्लम थे ना, आज भी वही है। मसलन सुकरात को क्यों जहर दिया गया? वो एक सिस्टम के ख़िलाफ़ बोलता था। वो कहता है तुम जो करते हो गलत करते हो, तुम अकबरा परवी करते हो, ये लफ्ज़ अकबरा परवी के, तुम अकबरा परवी करते हो, तुम प्लाट देते हो लोगों को, ज़मीनें देते हो, तुम लोगों की किस्तें लूटते हो, तुम ये करते हो, तुम माल खाते हो, अवाम पर पैसा नहीं लगाते, अपने घर ले जाते हो। आज के दौर को देख लें, वही दौर है। उस वक्त ये थी कि उसको उन्होंने जहर का प्याला रखते कि या बयानियाँ बदल लो या जहर पी लो। उसने बयानियाँ नहीं बदला, हालांकि उसके शागिर्द ने कहा, बड़ा अच्छा उसने जवाब दिया था सुकरात ने
उसने शागिर्द ने कहा कि उस्ताद जी आप जहर पिएंगे तो मर जाएंगे, आप एक बयानिया बदल लें तो आप बच जाएंगे, तो दफ़ा करें। तो उन्होंने जवाब ये दिया था कि अगर मैंने जहर ना पिया तो मैं मर जाऊँगा, अगर पी लूँगा तो अमर हो जाऊँगा। क्यों कि मैं हजूम में गुम हो जाऊँगा, जैसे सारे आप लोग हैं मैं भी उनमें शामिल हो जाऊँगा ना। एक आदमी ने मुखालफत की तो उसको सर खड़ा हो गया, तो वो फिर चलते धक्के खाते खाते आप कुछ ना पूछें आपके पास आकर बैठ गया हूँ, इस आप जैसी लड़की के पास, यानी इंडस्ट्री में जिसका ये मकाम हो, उसके तो 20 कदम दूर से मैं सलाम भी नहीं करता था कि डरते हुए। डायरेक्टरों ने पास से गुजर जाना, चपरासियों के साथ बैठे रहना सारा सर दिन, वही रोटी खानी, अंदर से जो खाना आता था उनके लिए कढ़ाई आती थी, वो बाछी आती थी, तो उसमें कुछ हड्डियाँ कुछ नान के टुकड़े होते थे, तो चपड़ा के साथ मिलकर वो मैं खाता था इस शौक़ में। और फिर कहानी सुनाने का मौका मलिक इकबाल कश्मीरी साहब को अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, 4 शेर सुन के कहने लगे कहानी ख़त्म हो गई, जाओ। बड़ी बहस की आखिर निकाल दिया। रोता हुआ बाहर निकला, मोहम्मद अली साहब के साथ टक्कर हो गई, पीछे ज़ेबा बाबी थी, पीछे एक और आदमी था। वो सारा रोता हुआ उन्होंने मेरे अंदर ले गए, मुझे पूछा भाई क्या हुआ, मैंने तो कहानी सुनाई। तो वो जो तीसरा आदमी था ना चश्मे वाला, उसने कहा यार मुझे सुनाओ क्या है। मैंने कहा शर्त यह है कि इंटरवल तक सुनोगे तो फिर। कहता सुनूंगा। मैंने सुनाई। सुनने के बाद वो उठा और उसने मोहम्मद अली साहब से कहा आगा जी मुझे ये तो नहीं पता ये राइटर कब बनेगा, जी जब भी राइटर बनेगा सारे राइटर घर चले जाएंगे। मेरे से कहने लगा कि मुझे फ़िल्म मिली तो मैं तुम्हें राइटर लूँगा। फिर अल्लाह ताला ने उनको फ़िल्म दी 2 साल के इंतज़ार के बाद। अच्छा। तो वो फिल्म रिलीज़ हुई, वो वैसी जट फिल्म थी। फिर उसके बाद पीछे पलट कर नहीं देखा। तो चूँकि मेरे लिए दरवाज़ा नहीं खुलता था कभी भी जब मैं कुछ भी नहीं था, तो उसके बाद मैंने वो मेरे दिल पे जो गुजरती थी ना, आप यकीन करें, फिर उसके बाद मैंने अपना दरवाज़ा कभी बंद नहीं किया। चपरासी हो, कोई नौकर हो, कोई फ़कीर हो, अमीर हो, मेरे लिए एक जैसे है। मैं कभी ये नहीं कहता कि मेरे पास टाइम नहीं है या मैं मिलता नहीं। मुझे पता नहीं कहाँ से लोग हैं ना, सब आपसे मिलना है। मैंने कहा जाओ, एक दिन पहले फ़ोन करके आज मैं उनसे मिलता हूँ, प्यार से उनको रिसीव करने जाता हूँ, क्योंकि मैंने देखा था कि मेरे साथ क्या हुआ। मैंने कहा एक आदमी एक आस लेकर आता है यार मैंने नासिरुद्दीन को मिलना है या बात करनी है, कुछ भी लाग सुन कर आते हैं। तो मैंने सोचा, मैंने कहा ये मकाम, इस मकाम के लिए तो मैं तरसा हूँ। तो आज अगर अल्लाह ने मुझे मकाम दिया तो जो अगर मैं इनसे कहूँगा नहीं ये मेरे पास तो टाइम नहीं, या एक मैं एटीट्यूड बना लूँ, एक होता है ना स्टेटस भी लोग बना लेते हैं, मैंने नहीं बनाया। आपने मुझे फ़ोन किया, मैंने करना है, मैंने कुछ नहीं कहा आपको। मैंने कहा जी ठीक है बिस्मिल्लाह करें। ऐसे ही है, ऐसे ही। हालांकि मतलब अल्लाह ताला की रहमत है, मुझे हर दूसरे चौथे दिन किसी न किसी का फ़ोन आता है। आप यकीन करें कि कभी किसी को इनकार नहीं करता। हाँ उनकी तरफ से कैंसिल हो जाता है बाज़ दफ़ा, कोई उनको प्रॉब्लम हो जाता, फिर मेरा प्रॉब्लम हो जाता है, वरना ये मैं नहीं कहता कि मैं नहीं आता। मुझे बहुत लोगों ने कहा ना साहब उधर भी होते हैं, इधर भी होते हैं, उधर भी होते हैं, इस तरह तो आपकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। मैंने कहा मेरी बात सुनो, मैं किसी को नहीं कहता कि मुझे बुलाओ, मुझे कोई बुलाता है। जो कोई बुलाता है वो क्यों बुलाता है? वो जब सोचता है कि मैंने पॉडकास्ट करनी है, प्रोग्राम करना है, तो वो सोचता है कैसे कैसे बुलाओ, तो अल्लाह उसके जहन में डालता है यार नासिरुद्दीन को बुला लो। तो मैंने मुझे तो अल्लाह बुलाता है, मुझे तो कोई आदमी बुलाते ही नहीं, कौन किसी को बुला सकता है जब तक अल्लाह ने दिल में डाले। तो मैंने कहा मैं अल्लाह के बुलावे कौन, मैं नहीं जाता। तो वो कहेगा तुझे ये मकाम मैंने इसलिए दिया था। मैंने कहा फिर मुझे कोई भी नहीं बुलाएगा, तो लिहाजा मैं तो जाऊँगा, मैं आपके पास आ गया। अभी आपने सर जिक्र किया सुकरात का, जी ठीक है। आप अपना ज़िंदगी का सफ़र सुकरात की तरह गुजारने का आपने सोचा, या आपका कुछ और है उससे मुख्तलिफ? नहीं, मेरी सुकरात की तरह ज़िंदगी, तभी तो मैं हर दूसरे दिन किसी न किसी के तानों की ज़ात में आया होता हूँ। मतलब जहाँ मुझे मालूम हो ना कि ये सच बोलने से अगले ने मुझे गालियाँ देनी, मैं चुप कर जाता हूँ। ये नहीं कहता कि ये झूठ है, उसकी वजह सच तो सच है ना। मैं अब देखिए मैंने आपको बता दिया ना कि मैं तो चपरासियों के साथ बैठ के खाना खाता रहा हूँ। अगर कल कोई बिलाग करता है मेरे ऊपर और वो कहता है जी मैं नासिरुद्दीन साहब तो चपरासियों के साथ बैठ के खाना खाते थे, ये तो मैं बजाय से कि मैं वो करूं कि इसने मेरी कौन सी बात खोल दी, मैं अपने बच्चों से कहूँगा कि सुनो बेटो नासिरुद्दीन कैसे बना,
ये देख सुनो ये क्या कर, मैं चपड़ा सुनता तो बाकी खाना खाता रहूँ। बाकी मेरे पास बाद दफ़ा स्टूडियो जाने के बस के भी किराया नहीं होता, मैं पैदल चला जाता था। तो आप अपने जब स्ट्रगल करते अपने आप को बना रहे होते तो ये कोई मामूली बात नहीं होती। और अगर आप सच का दामन छोड़ देंगे तो झूठ तो आपको पता है रिज़्क़ को भी खाता है, इज़्ज़त को भी खाता है। इससे बेहतर आप चुप कर जाए। सर आप ज़ाहिर है हम माँ के बारे में बात कर रहे हैं तो आपका वास्ता बहुत ज़्यादा उन माँओं से पड़ता होगा जो अपनी बेटियों को इस फील्ड में लाना चाहती होंगी। आपके जहन में कोई एक बाज़ दफ़ा होता है कोई एक किरदार इंसान की ज़िंदगी में ना वो नक्श छोड़ जाता है उसके ऊपर, कि किसी माँ का कोई ऐसा किरदार रहा हो कि आपको भी हैरत में डाल गया हो कि ये क्या था? अब देखें जी, जो भी माँ आती है किसी अपनी बच्ची को लेकर, पहली बात तो ये है कि हमारे पास हमारी नर्सरी में 2 किस्म की लड़कियाँ आती हैं। मेरी अपने जो ज़ाती राय है 3 किस्म की। एक किस्म वो है जिनको काम करने का शौक़ होता है, एक पैशन होता है उनके अंदर, और वो चाहती हैं लड़कियां ख़ास तौर पे कि मैं कोई अपना मकाम हासिल करूं। मकाम उनके सामने एक मॉडल होता है, मसलन सबिया खानम बन जाऊं, मैं बाबरा शरीफ बन जाऊं, मैं मुशर्रत नज़ीर बन जाऊं, या आज के दौर के जैसे हमारे मशहूर आर्टिस्ट हैं। अब जो आने वाली लड़की उनके सामने सामा जी हैं, उनके सामने रीमा है, उनके सामने नरगिस है, उनके सामने रेशम है। तो अब ये मारा खां है, महवा शयात है, सज्जल अली, अब तो बहुत सारी लड़कियाँ होगी ना, तो एक मॉडल बना लेते हैं। उनका मकसद ये होता है कि जिस मकाम पर आज ये खड़ी है, मसलन जब मायरा खां खड़ी मैं इससे आगे जाऊँगी। तो एक किस्म वो लड़कियों की है, वो उस पैशन को लेकर आती हैं। उनका एटीट्यूड और गुफ्तगू हमारे साथ और होती है। अच्छा पहले अब बात ये बताऊँ कि जो भी लड़कियाँ आती है ना, मैं अब पहले अपनी ज़ात की बात कर लूँ। मैं राइटर हूँ, मेरे पास नहीं आती लड़की। जब भी आती है ना माँ को लेकर, या प्रोड्यूसर के पास आती है या डायरेक्टर के पास आती है। हमसे राय पूछती है बाद में प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के, ना सब ये लड़की ये देखे कैसी है, आर्टिस्ट बन सकती है नहीं, आपकी वो जो डायलॉग बोल सकती है ये नहीं, वो उस वक्त मेरी स्टेज आती। लेकिन चूँकि मेरे सामने ये होता है मंजर, तो हम देखते ज़रूर हैं, लेकिन बाद दफ़ा उनकी गुफ्तगू तो हमसे दूर रहती है क्योंकि हम ज़रा फासले पर होते हैं या दूसरे कमरे में होते हैं। लेकिन भी एक राइटर वो मैं समझता हूँ, जैसे मैंने आपको बता दिया कि किसी ने ये बताया नहीं कि ये एक किस्म लड़कियों की वो है, और ऐसी लड़कियों की मैं बहुत कदर करता हूँ, बहुत इज़्ज़त करता हूँ। उसके लिए वो जो भी सेक्रीफाइस करती होंगी मुझे नहीं पता, लेकिन उनका जो काम करने का पैशन होता है वो फिर फिल्म को 4 चांद लगा देता है। और उन लड़कियों की फहरिस्त आपके सामने है कि वो जो करती हैं। एक किस्म लड़कियों की वो होती है जो सिर्फ नाम पैदा करने के लिए आती हैं कि हमारा नाम हो जाए। तो वो जो लड़कियां होती हैं, उन लड़कियों का जो रवैया होता है हमारे साथ या डायरेक्टर के साथ, प्रोड्यूसर के साथ, वो और होता है। अच्छा क्यों वो नाम पैदा करने चाहती हैं? इसलिए नाम पैदा करना चाहती हैं कि देखें हर आदमी यहाँ इस दुनिया में इस दौर में ख़ास तौर पे शॉर्टकट ढूंढने चल पड़ा है, और शॉर्टकट के चक्कर में असल दीन को भूल गया है। मौलवी के पास चला गया, पीर के पास चला गया, किसी डंडा पीर के पास चला गया, किसी डबल शाप पीर के पास चला गया, पैसे दुगने हो जाएं। हत्ता कि ये कि आखिरत के लिए भी शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं लोग। और जी मैं नमाज़ पढ़ने की लोड़े, अल्लाह जाने तो फलां जाने, यानी अपने वो उसका नाम ले देते। ठीक है, तो वो शॉर्टकट लड़कियां भी ढूंढती हैं कि अल्लाह ने मुझे अच्छी शक्ल दिया है, मैं मशहूर हो जाऊंगी तो मेरे पीछे फिर सरमायादार आएंगे। अच्छा, तो उस वजह से मैं सिलेक्शन कर लूँगी कि मैंने अपनी ज़िंदगी के साथी किसे बनाना है जो मुझे कोठियाँ लेके दे, कारें लेके दे, सुकून दे के। उसमें कुछ लड़कियाँ नाकाम हो जाती हैं, कुछ फेल हो जाती है। ये दूसरी किस्म ये है। एक तीसरी किस्म है जिनका मैंने हमेशा साथ दिया अपनी ज़िंदगी में। जब मुझे पता चला कि वो लड़कियां कोई अच्छे या बड़े घर से नहीं होती, उनकी मजबूरी होती है कि भाई नहीं कमाने वाले, या बाप नशा करना, जैसे होता है बाप नशा करता है, या बाप ने कमाई देनी छोड़ दी, या बाप ने तलाक दे दी। अब एक औरत है, उसके पास मिसाल के तौर पर 4 बच्चे हैं, जिसमें बेटी बड़ी है, बेटे छोटे हैं। अब उनके लिए फ़ीस भी चाहिए, उनकी पढ़ाई का ख़र्चा भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, तो अब कमाए कौन? तो अब वो सोचती है कि अब ये तो काम नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं लड़की को खुदा न खास्ता बुराई करवाना शुरू कर दूँ, पैसे लेकर कमाऊँ। वो क्या करती है, फिल्म इंडस्ट्री में आती है,
कि यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में जैकपॉट जल्दी लगता है। ये वाहिद इंडस्ट्री है जिसमें इंसान रातों रात बड़ा भी हो जाता है, रातों रात अमीर भी हो जाता है। मसलन मेरी एक जब पैकेजर फिल्म लगी तो मेरे पास शूट में आने का, जब रिलीज़ हो रही थी तब भी मेरे पास कैपिटल सन में पहुंचने के लिए रिक्शे का किराया नहीं था, मैं ओमनी बस में गया था। फिर जब फिल्म सुपर हिट हो गई तो मुझे प्रोड्यूसर गाड़ी में छोड़ने आया और उसके बाद फिर मेरे नीचे गाड़ियाँ ही रहीं। और 8 अगस्त को फिल्म रखी और 11 के 12 अगस्त को मैंने गाड़ी ख़रीद ली। तो ये जो है ना, इस वजह से फिर इस चार में वो लड़कियाँ जिनको अपने भाइयों के लिए या अपने रिश्तेदारों के लिए, माँ के लिए, बाप के लिए या अपनी बहनों के लिए कि इनकी ज़िंदगी बन जाएगी, तो वो इस इंडस्ट्री में आती हैं। उनका मैं बहुत साथ देता हूँ। सर तो ये 3 किस्में हैं। तो इन 3 किस्मों में हर एक के साथ माँ होती है। अब जो 3 किस्में हैं आपको बयान कर दी, उनकी हर किस्म की माँ को आप खुद सोच रहे कैसी होगी। सर अब तो खैर वो एरियाज़ सुनसान हो गए हैं, लेकिन एक वक्त में वो बड़े आबाद रहे हैं, जिसे बाज़ार हुस्न का नाम भी दिया जाता है। उस वक्त कितने % डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स उन एरियाज़ में जाते थे कि वहाँ से वो कोई हीरा तलाश कर सकें जो उनकी नज़र में हो कि ये स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा चलेगा? अच्छा, मैं ये बताऊँ कि ये बाज़ार हुस्न का जब आप नाम लेती हैं या लोग नाम लेते हैं, और ये कि इंडस्ट्री के लोग या प्रोड्यूसर डायरेक्टर जाते थे, तो जो जहन में चीज़ आप लोगों की आती है ना फौरी तौर पर, वो ये आती है कि शायद ये अय्याशी के लिए जाते होंगे। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। ये मैं कन्फर्म आपको बात बता रहा हूँ। सिर्फ इसलिए जाते थे कि हमारी जो इंडस्ट्री है, आपको पता है ये इंडस्ट्री को आज भी लोग इवन मौलवी तो बिल्कुल आपको पता कहते हैं ये गुनाह है, बहुत बड़ा जुर्म है और ये है वो है, और जो बाकी सोसाइटी के लोग हैं जो अनपढ़ लोग, वो भी हमें कोई इतना अच्छा नहीं समझते। अब पढ़े लिखे लोग आ गए, अब इंडस्ट्री को हुकूमत भी ओन करना शुरू होगी। आपने देखा मरियम नवाज़ ने जो पैकेज दिए वगैरह वगैरह। तो वरना तो पहले हमें 2 नंबर का आदमी समझते थे, अब जब ओन कर लिया अब वो 2 नंबर भी नहीं समझते, और अब एक्ट्रेस का वो मकाम भी बदल गया जो कभी पहले होता था। अब एक्टर का भी बदल गया है, अब ये बावकार काम हो गया है। ठीक है, लेकिन इससे पहले ये नहीं था। इससे पहले ये था, खुद जब मैं लड़का था मुझे याद है, उस दौर में हम फिल्म देखते थे तो चोरी देखने जाते थे, और जब बाप को या माँ को पता चलता तो कन फुड़वा देते थे। ये आपके माँ बाप ने भी आपको बताया होगा। अब देखें, जो फिल्म देखना जिसमें जुर्म हो, उसमें काम करना तो बहुत बड़ा जुर्म होगा, बल्कि गुनाह समझते होंगे। और फिर ख़ास तौर से लड़की, तो हीरोइन तो चाहिए थी, हीरोइन मिलती नहीं थी उनको। कहाँ से लेते? ना कॉलेज की लड़की, ना स्कूल की लड़की, ना कोई मल्लेदार की लड़की। तो उसको वो बाज़ार हुस्न में इसलिए जाते थे कि वहाँ की जो लड़कियाँ होती थी ना, उनको गाना बजाना आता था और डांस भी आता था। अब फिल्म के लिए चूँकि डांस ज़रूरी है, तो एक नई लड़की को डांस सिखाने के लिए कम से कम महीना 2 महीने ज़ाया होते हैं, और फिर भी परफेक्शन उसमें नहीं आती। अच्छा, उनको ये था कि ये चूँकि बचपन से डांस में बच्चियाँ लग जाती हैं और इनको डांस भी आता है और इनको अदाकारी भी आती है, क्योंकि इन्होंने अपनी अदाएँ दिखा के मुजरा करना होता है वो, और पैसे लेने होते हैं, तो वो आधी से ज़्यादा एक्टर भी होती हैं। तो इसलिए वो जाते थे कि यार बना बनाया एक जो है ना, हमें एक आर्टिस्ट लड़की मिल जाएगी, तो वो वहाँ जाते थे। तो वरना इसलिए नहीं जाते। आज क्यों नहीं जाते? आप देखें, अब बाज़ार हुस्न ख़त्म हो गया ना, लेकिन हर चौथे दिन एक नई लड़की आ रही है ना। क्यों? कि अब सोसाइटी का ट्रेंड चेंज हो गया। अब सोसाइटी जो ये हमारी इंडस्ट्री, ये काबिल इज़्ज़त हो गई। यानी अब लोग इसको वो नहीं समझते कि पहले अगर किसी को बताते कितने करते हैं फिल्म इंडस्ट्री का, अच्छा अच्छा यूँ मुँह कर लेते थे। अब बताते हैं फिल्म इंडस्ट्री, अच्छा अच्छा क्या करते हैं, अच्छा मैं एक्टर हूँ या मैं फलाऊँ, अच्छा अच्छा बड़ी खुशी आपकी फ़िल्म देखी, ये अब दाद भी देते हैं। तो ये फ़र्क पड़ गया। ये वजह थी बाज़ार हुस्न में, जो लोगों ने ये बना लिया ना कि लोग इसलिए जाते थे। बाज़ार हुस्न तो साहब जी, अगर आप इसकी हिस्ट्री देखें, ये नेगेटिव चीज़ नहीं थी, ये एक एकेडमी थी बाकायदा। आप जाके हिस्ट्री पढ़ें, लखनऊ की और दिल्ली की जो बाज़ार हुस्न थे, वहाँ बड़े बड़े नवाब और बड़े बड़े शुरफा अपने बच्चों को भेजा करते थे आदाब सीखने के लिए, सिखाने के लिए, कि मेहमान को कैसे रुखसत करना है, रिसीव कैसे करना, उसके सामने खाना कैसे रखना। इवन के बाद लोग बच्चियों को भी भेजते थे। तो बाद में फिर जब दौर बदला,
अतवार बदले, फिर आपको पता है हर दौर, आने वाले दौर पहले दौर से बुरा होता है। तो वो बुराई फैलती गई, वो बुराई बाज़ार हुस्न में भी आ गई और फिर वो बदनाम हो गया। वरना इससे पहले बाज़ार हुस्न बदनाम नहीं था। बाज़ार हुस्न बाकायदा एक अकेडमी थी, एक स्टाइल था कि वहाँ किस तरीके से बोलती हैं लड़कियाँ, किस तरीके से मेहमान को रिसीव करती हैं। ये वो अपनी बच्चियों को, लड़कों को भेजते थे कि सीखो यहाँ से, और वो सीख के आते थे। यानी कि जिस तरह से मैं अब इसको परसीव कर रही हूँ कि क्योंकि और कोई सोर्स नहीं था तो वहाँ से ही लड़कियों हाँ को लाया जाता बिल्कुल था। तो जब सोर्स आ गया, अब देखिए अब नहीं है ना कोई, हाँ। अब आ रही हैं लड़की। यानी कि उस वक्त क्योंकि अब फिल्म में काम करना या ड्रामा में काम करना कोई बुराई नहीं समझते। शुरू में लड़कियां ड्रामा में जो आती थी ना, वो फिल्म में नहीं आती थी। वो कहती थी ये फिल्म में हम ड्रामा करेंगे, हम फिल्म नहीं करेंगे। क्यों? वो हमारे माहौल से, हमारी उससे, वही जो हम एक इम्प्रेशन बना होता है उससे डरती थी। लेकिन अब क्या है, अब वो बिल्कुल सारी डायरेक्टर फिल्म इंडस्ट्री में आने की ख्वाहिश होती है। बल्कि अब जो ड्रामे की लड़की है उनकी पहली ख्वाहिश ये होती है कि हम सिल्वर स्क्रीन पे हीरोइन आए। सर इसका मतलब उस वक्त जितनी भी सिलेक्शंस हुई वो तकरीबन फिर 90-95% तो बाज़ार हुस्न से ही हुई होंगी। अब ये आप ख़ुद आप जानती हैं कि लांटी, अब मैं उनकी हिस्ट्री की देखने शुरू करेंगे तो मुझे तो नहीं पता। लेकिन जो 60 का दौर था, 60 का नहीं बल्कि 50 का दौर, 50 से लेकर आप तकरीबन 80 तक समझ लें, ये 30 साल का जो अरसा है, इसमें कराची, इसमें पत्तों की, इसमें लाहौर, इसमें फैसलाबाद, इसमें मुल्तान, जहाँ जहाँ भी, इवन के सरगोदा हमारा ज़िला, हर जगह ये एक एरिया मौजूद था। तो वहाँ मुख्तलिफ़ जगह से लड़कियाँ आती रहीं, कोई सिर्फ लाहौर से नहीं आई, इधर उधर से भी आई, और वह मजबूरी में आई। और उसमें ज़्यादातर लाने वाली उनकी अपनी माएँ होती थी या उनके अपने शौक़ होते थे? ज़्यादा क्या ट्रेंड था? अब मैंने उनका कभी इंटरव्यू नहीं किया, पूछा नहीं, लेकिन मैंने जो देखा साथ अक्सर माँ को देखा, मतलब बाप मैंने बाप किसी नहीं के साथ देखा। यानी कि अक्सर वो या माँ होती है, या खाला होती है, या बड़ी बहन होती है। और सर ऐसा भी होता है कि वाकई माएँ होती हैं, या जिस तरह अक्सर बच्चियाँ किडनैप कहीं बचपन में हो जाएं, या उनकी वो जिस तरह नायिका होती थी, या वो वाला सिलसिला तो नहीं? हमारी इंडस्ट्री में ऐसी कोई लड़की नहीं है जो किडनैप्ड हो या ऐसी कोई बात ऐसी कोई नहीं। जो भी आई अपनी माँ के साथ आई, बड़ी इज्जत तरीके से आई। किसी के साथ खाला थी, किसी के साथ माँ थी, ऐसी कोई बात नहीं। सर आपने बहुत सारी हीरोइंस के साथ काम किया, उसमें आपको क्या लगता है कि जिसने आपके स्क्रिप्ट की सही वैल्यू ऐड की हो, या जो आप चाहते थे, जिस तरह से जो आपने लिखा उसको उसी तरह से परफॉर्म किया हो, उसमें आप किसका नाम लेना चाहेंगे? देखिए, मेरे साथ शुरू में जिन भी लोगों ने काम किया ना, उसमें औरतें और मर्द जितने भी थे, सब ने मेरे स्क्रिप्ट के साथ बड़ा इंसाफ किया। और उसकी एक वजह थी कि मैं डायरेक्टर को सीन सुनाता था खुद बोल के कि ऐसे बोलना, और डायरेक्टर उसी तरह सुनाता था। वरना मैंने जो देखा है, देखा तो नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि राइटर स्क्रिप्ट लिख कर दे देते हैं, और डायलॉग डिलीवरी जो होती है या बोल चाल का जो स्टाइल होता है वो आगे डायरेक्टर की जिम्मेदारी होती है। अच्छा, मैं ये नहीं करता था, मैं डायरेक्टर को सीन सुनाता था। और बाकायदा, बल्कि एक डायरेक्टर जो सूदी भट्ट है, वो तो कोई भी सेट करने से पहले सीन लेकर मेरे पास आता था, कहता जी मैंने सुना दो एक बारी। बल्कि मैं एक दिन गुस्से में कहा यार तू क्यों सुना? कहता तेन नहीं पता मैं क्यों सुनता। अब वो इसलिए सुनता था कि उसको ज़हन नशीन होता कि मैंने साइमा ने ऐसे, साइमा के डायलॉग में उस हिसाब से बोलता था, राज साहब को उस तरीके से। तो मेरे साथ तो हमेशा इंसाफ हुआ, और बहुत अच्छा इंसाफ हुआ। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। अब मैं ये नंबर देने शुरू, किसने अच्छा बोला या सबसे अच्छा बोला, तो वो जो है ना वो गलत हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले मेरी आसिया थी। आसिया के बाद फिर साथ शरीक होती गई, फिर साइमा जी आ गई, फिर नरगस भी आ गई, रीमा थी, फिर नजमा थी, फिर रेशम थी, अंजमन थी। तो ये सब ने काम किया मेरे साथ, सब ने मेरे मकाल में बोले, और सब ने अपने अपने कैरेक्टर के साथ इंसाफ किया। जो आपकी पहली मौला जट, जिसमें बेसिकली आसिया जी थी, आपको लगता है कि आसिया जी ने इंसाफ किया, या बाद में मायरा खान जो रीमेक हुआ, मायरा खान ने उसमें ज़्यादा इंसाफ किया? दो बातें हैं इसमें। पहली बात तो ये है कि मौला जट में आसिया बेगम को जो रोल मिला था दारुल नथनी के मुकाबले में, वो रोल मायरा जी को नहीं मिला। एक्टर को याद रखें, एक्टर, डायरेक्टर, राइटर, तीन एक चीज़ के मोहताज होते हैं। ये बहुत कम लोगों को पता है। और मोहताज किस चीज़ के होते हैं? टकराव के।
टकराव, हादसा, अनख, अना, इसका जब टकराव होता है ना दो किरदारों में, लोग बड़े शौक से देखते हैं। नूरी नात और मौला जाट में एक टकराव था। एक बहादुर था जिसका नाम मौला जाट था, और एक अखड़ था, और ज़िद्दी दोनों थे। अब ये दोनों की ज़िद और दोनों की हठधर्मी, दोनों की बहादुरी की टक्कर लोग आज तक याद करते हैं। उसी टक्कर को मैंने उनमें कन्वर्ट कर दिया। उसकी बहन थी नूरी नात की, उसका टकरा मौला जाट की मुखों से हो गया। तो उनके भी जो आमने सामने सीन है आपको याद हो गए। जो उसमें सबसे ज़्यादा मुझे सीन पसंद है वो आज तक मुझे याद है, और वो कमाल आसिया बेगम ने किया था कि चकोरी मौला जाट के गांव में आती है तो पुछती है कि तो मौले दा पिंड कितनी दूर है। तो मौला जाट की कहती सीधी लगे जा, पिंड के चौक च एक आदमी वेखेंगी, उत्थे जिद्दी आखे सूर दा बाल वेखे समझ लवी मौला जट। मुझे वो मुकालमा भूल गया जो चकोरी ने बोला, तो उसके जवाब में मुझे मुखों का डायलॉग अभी तक याद है। हाँ, कहती अच्छा तो तू मौला जट की कुछ लगनी है। कहती मुड़ पंजाब में दो ही तो शइयां ने, एक मौला तो एक मौले दी मंग, बाकी तो सारे ही छान बूरा है। उसकी तरफ इशारा कर दी। अब फिर यही टक्कर उनकी अस्पताल में, जब सुल्तान राय भी बेड में था, मुशर्रफ कुरैशी बेड में था, ये टक्कर और ये आपस में टकराव मारा खां को नहीं मिला, क्योंकि कहानी चेंज थी, उसका स्टाइल चेंज था। ये वो उस दौर की बात थी, ये इस दौर की बात थी। मारा खां अगर देखूं एज ए राइटर, तो मायरा खां और फवाद खां दोनों जो थे, मौला जाट में भी सुल्तान राय का किरदार इतना मजबूत नहीं था जितना नूरी नात का था। क्योंकि मैं तो फिल्म लिखता हूँ विलन के लिए, मैं हीरो के लिए फ़िल्म नहीं लिखता। तो लेजेंड ऑफ मौला जाट में भी यही हुआ कि असल किरदार जो था वो हमजा अब्बासी ले गया, और फवाद खां का किरदार मौला जाट का था। इसी तरह अमामा मलिक का किरदार मजबूत था, और इसमें मुखो का किरदार कमज़ोर था। लेकिन मैं मुखो को यानी मायरा खां को और फवाद खां को इस बात की दाद देता हूँ कि अपने पास इतना सिचुएशन ना होने के बावजूद दोनों ने पब्लिक को मायूस नहीं किया। ये बड़ी बात है। कोई मायरा खां की जगह और लड़की होती, आप यकीन करें हूट हो जाती। ये मायरा खां का अपना एक वो स्टाइल, अपना एक ऑरा है, और वो हाँ, तो वो हूट नहीं, लोगों ने लाइक किया। सर, साइमा जी के साथ आपने बहुत काम किया, और फिर उसके बाद उन्होंने शादी कर ली, और इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक़ उतना नहीं रहा जितना पहले था। आपने उनका पूरा सफ़र देखा, आप उसको किस तरह से ग्रेड करते हैं? किस चीज़ में ग्रेड करते हैं? परफॉर्मेंस के हिसाब से, एज ए इंसान? दोनों हिसाब से। एज ए इंसान तो मैं समझता हूँ कि उसका इंडस्ट्री में कोई जोड़ ही नहीं है। मैं सुल्तान राय और साइमा, ये दोनों को पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का, दोनों को मैं शराफत का सतून कहता हूँ। ये मेरी ज़ाती राय। और मुझे नहीं पता उसके किरदार, मैं तो उसके साथ नहीं रहता ना, मेरा उसका कोई ऐसा ताल्लुक़ है। इवन वो मेरी इज़्ज़त करती है, मैं उसकी इज़्ज़त करता हूँ। लेकिन उसमें जो एक खूबी देखी है, वो खूबी सुल्तान राय में थे, वो खूबी इसमें भी है। ना मैंने सुल्तान राय को ज़िंदगी में किसी एक्टर की बुराई करते सुना, ना मैंने साइमा को किसी हीरोइन की बुराई करते सुना। अच्छा, सुल्तान राय में साइमा में एक फ़र्क है। सुल्तान राय बुराई नहीं करते थे, लेकिन सुल्तान राय की भी कोई बुराई नहीं करता था। साइमा जी की हर औरत ने बुराई की, इसके बावजूद उसने किसी की बुराई नहीं की। और वो बुराई क्यों थी? उनकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की वजह से, उनकी काम की क्वालिटी की वजह से? ये उसको अल्लाह की ब्लेसिंग है, वरना कोई किसी को पता, मसला आप मुझे बताएं फलां मुझे गाली दे रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, मैं तो माँ पैनिक कर देंगे। लेकिन उसको पता नहीं क्या कि कुछ लोग कहते थे। मेरे सामने एक दफ़ा एक शख्स उसे कह रहा था कि वो जो औरत है उसको आपको यूँ कह रही है, ये कह रही है, कंधी छा डरिया अपनी गल कर, वो जो कहती कहने कोई गल अल्लाह भला करे। कोई कभी रिएक्शन नहीं लिया उसने। और ये देखे, ये बर्दाश्त आम आदमी में नहीं हो सकती। आप ख़ुद अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं, आपका एक मकाम है, मुझे बताएं मैं यहाँ से जाऊँ आपको इंटरव्यू देकर, और कल आपको बताया कोई आदमी के जी वो नासिर साहब तो आपको पत्नी कह रहे तो ऐसी है वैसी है, ये है वो, तुसी तो लाल पीला हो जाना कि मैंने उसकी इतनी इज़्ज़त की, रिस्पेक्ट की, इंटरव्यू लिया, उसने मेरे बारे ये बात की, ठग फ़ोन उठाएंगे। पहले तो मुझे जो आपकी बड़ी शरीफाना ज़ुबान है, बड़ी गलीज़ होकर हो मिलेगी
और उसके बाद फिर आप यहाँ एक व्लॉग भी शुरू कर देंगी, देखिए जी नासिरुद्दीन ने ये किया वो किया। ये बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल है। आप उसकी हिस्ट्री उठा कर देख लें, एक आदमी मुझे बता दे, एक लड़की बता दे जिसकी उसने बुराई की हो किसी मकाम कभी पर। भी नहीं, कभी भी नहीं। बस ये क्वालिटी जो उसकी है ना, वो मैं सैयद नूर का मुखालिफ था, सख्त मुखालिफ, और हमेशा सरेआम उसकी मुखालफत करता था। फिर एक दिन मैंने उससे बाकायदा मस्जिद के सामने खड़े होकर माफ़ी मांगी। अच्छा। और मैंने कहा आज के बाद, एवेन्यू की मस्जिद के सामने, मैंने कहा आज के बाद मैं आपकी मुखालफत नहीं करूँगा। अच्छा, उसने बड़ा तारीख़ी जवाब दिया, कहता है यार खुदा दे वास्ते मेरी मुखालफत जारी रख, क्योंकि तू अगर मेरी मुखालफत नहीं करेंगे तो मैं अच्छा काम कैसे करूँगा। मैं कहने यार मैं तेरी मुखालफत में छाड़ देती है। अच्छा, उसने ये नहीं पूछा कि क्यों छोड़ी। तो मैं आज आपको बताता हूँ, मैंने सिर्फ सामा की वजह से मुखालफत छोड़ी। क्योंकि मैंने तफसीर पढ़ी कलाम पाक की, तो उसमें लिखा हुआ था खबीस औरतें हैं खबीस मर्दों के लिए, शरीफ औरतें हैं शरीफ मर्दों के लिए, नापाक औरतें हैं नापाक मर्दों के लिए, पाक औरतें हैं पाक मर्दों के लिए। अब मैंने देखा यार ये इतनी शरीफ औरत है, और ये अगर सैयद नूर को मिल गई तो फिर सावधान सैयद नूर भी शरीफ है। मैंने उसकी मुखालफत छोड़ दी। वाह, कमाल। और इतनी खूबसूरत बात के साथ हम आज के सिलसिले को यहीं पे रोकेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।